वोट कोई कह रहा है ईवीएम मशीन में छेड़खानी हुई है और मेरे ख्याल से ये आदमी भावुक होके वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप भी मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ हुई है? नहीं, ईवीएम में तो बोल ही रहे हैं कि सर एक बात मैं बताऊं ईवीएम पे सर एक बात बता रहा हूं सर, ईवीएम का ना मजा कांग्रेस बीजेपी वाला दोनों ले रहा है मुझे लगता है सर। पहले कांग्रेस वाला पूरा भरपूर लिया सर, सुनो अभी बीजेपी ले रहा है सर, दोनों मजे ले रहे हैं। मेन मुद्दा भाई साहब देखिए, ईवीएम पे इस बात को मुद्दे को मत रखिएगा, मेन मुद्दा ये है तो ईवीएम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी छेड़ सकता है, ऐसा कभी प्रूफ नहीं हुआ है भाई सर, ऐसा आज तक प्रूव ही नहीं हुआ इस चीज में। तो कोई ये नहीं कह सकता ईवीएम खराब है। दूसरी चीज, हाँ, तब ईवीएम खराब हो जाती है, जीतता है तब ईवीएम सही हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। कह रहे लोगों ने भावुक होके वोट दे दिया भाई साहब, कह रहे हो ना देश में महंगाई है, बेरोजगारी है। भाई साहब, मैं देश विदेश घूमता रहता हूँ, अच्छा, ठीक है, मैंने दुनिया देखी है और सच बताऊं, हम लोग आज जो हम जाते हैं और पहले जाते थे उसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कहाँ घूम कर आए हैं आप? मैं दुबई जाके आया हूँ, आबू धाबी जाके आया हूँ, तंजानिया जाके आया हूँ, इजिप्ट जाके आया हूँ। एक बात बताइए, इतनी जगह आप घूम के आए तो वहाँ के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने ज्यादातर लोग अपने भारत के काम करते हुए वहाँ पे लोग देखे, दुबई वगैरह में। हाँ, हमारे लोग काम करते हैं, मुझे सबसे अच्छा लगा कि वहाँ पे उन लोगों को काम मिल रहा है। बात भी नहीं होता भाई साहब वहाँ पे। देखो, पक्षपात की बात ही नहीं है, बात ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि हम इन देशों में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहाँ पे बहुत अच्छा है, हम उनसे बहुत अच्छे हैं। पूछो क्यों? सुनो, क्यों अच्छे हैं हम, क्यों अच्छे हैं वहाँ से? 150 करोड़ आबादी लेने के बाद भी हम अच्छे से जी पा रहे हैं, खुल के बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। आजादी भी भाई साहब, मैं तो देखो, आज़ादी है, मैं कह रहा हूँ आज़ादी के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, हमारे लोगों को वहाँ काम करने जाना पड़ रहा है। ये देखो आप, उन लोगों के लिए काम है, ये नहीं कह रहा हूँ। उनकी जरूरत है। नहीं भाई साहब, जरूरत नहीं, हम लोगों को वहाँ काम मिल रहा है। पाकिस्तान के लोगों को काम नहीं देते वो लोग। क्या लग रहा है? सुनिए यार, होगा दोस्त आपका होगा, ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा चल पड़ा। ईवीएम का तो जो कोई हारता है वो बोलता है ईवीएम खराब है। ईवीएम का ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल हारा, केजरीवाल बोला ईवीएम खराब है, जब जीता तब ईवीएम सही हो गया। चुनाव होना चाहिए बैलेट पेपर एकदम सर। पहले कांग्रेस वाला पूरा मजा लिया है, भर के मजा लिया है, अब बीजेपी वाला मजा ले रहा है सर, ठीक है सर। अगर जो देश बनाया सर वो यूज क्यों नहीं कर रहे सर? जर्मनी नहीं कर रही सर, इंग्लैंड नहीं कर रही है सर, जापान नहीं कर रही सर, जो बनाया है सर। ये फोन एंड्रॉइड छोड़ के कीपैड पे जाओगे सर? क्यों सर, मैं भारत में भी बन रहा है ना, भारत में भी बन रहा है सर, क्यों यूज करेंगे? लेकिन लेकिन जहां अगर सर वोट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वोट से सर राजनीतिक तय होता है, इससे डेवलपमेंट। सर रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो मुझे बताओ। आपने खाना बनाया नहीं, आप कहाँ के रहने वाले ये बताओ आप मुझे। नहीं, रहने वाले कहाँ के हो? आप खुद क्यों नहीं खा रहे हो? आप नहीं, आप ईवीएम बनाए जापान, ईवीएम जापान बनाया भैया, वो क्यों नहीं यूज कर रहा? पता है कि साला गड़बड़ी है इसमें। ईवीएम 14 से पहले तो कांग्रेस के हाथ में थी, उन्होंने क्यों नहीं सर पूरा मजा लिया है? इसीलिए तो सर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, उसके बाद तीसरा पार्टी कभी जिंदगी में नहीं आ पाया सर, है ना सर? उसमें भी सवर्ण लोग हैं, इसमें भी सवर्ण लोग हैं सर। सर कहाँ सर? भैया थोड़ा आप लूट लो, थोड़ा हम लूट लेते हैं, है ना? यही रणनीति सर, मैं दावे के साथ करता हूँ। क्या लग रहा है भाई साहब, बड़े चुप खड़े, ईवीएम का गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए, हार स्वीकार करनी चाहिए, हार स्वीकार करनी चाहिए। और ना ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हार तो हार है। अगर ऐसे इल्जाम लगते रहेंगे तो फिर इल्जामों की छड़ी लग जाएगी। हार को स्वीकार करें। हार स्वीकार क्यों नहीं करते? वो कहते हैं कि ईवीएम हो गया भाई, खामी है ना। अब बीजेपी जो जीत रही है, अभी राजस्थान में बीजेपी जीती है, कांग्रेस थी उससे पहले, पर बीजेपी आई है। क्यों आई है? क्योंकि लोगों को लगता है कि बीजेपी काम करेगी। कोई खामी है कांग्रेस के अंदर जब तक एक वो भाई साहब कह रहे थे कि लोगों ने ना तो महंगाई देखी ना बेरोजगारी देखी, भावुक होके वोट दे दिया। बाबू को के अगर वोट देते, वो बाबू को के अगर वोटिंग करते ना तो हर घर में नेता होता। अच्छा, क्योंकि भावुक भाई साहब महंगाई देख के वोट नहीं किया, भावुक होके वोट किया क्या इस बार जनता ने? ये देखिए, बात ये है कि भावुकता तो खैर जुड़ी हुई है मोदी जी के साथ, सिंपल सी बात ये है। जहाँ तक महंगाई की बात है, जो लोग महंगाई का ताना मारते हैं उन लोगों को कुछ समझ नहीं इकॉनमी की। इकॉनमी और देश अपने रास्ते पर बहुत अच्छा जा रहे हैं। मोदी जी का विजन क्लियर है। और जहाँ तक अगर आप अगले सरकार की भी बात करें या फिर अभी जो काम जो चल रहा है, मोदी जी ही रहेंगे इसमें।
महंगाई 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 ये सब केवल ताने बुने जा रहे हैं। महंगाई देखिए आप, हर साल महंगाई बढ़ती है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पे महंगाई एक समान रहती है। इकॉनमी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तभी आपकी इंक्रीमेंट भी आपकी होती है। मैं एक MNC में हूँ, ठीक है, हर साल इंक्रीमेंट होती है। यहाँ पे मैं सुन रहा था कि एक दो लोग यहाँ पे बात ये भी कर रहे हैं कि हाँ सिलेंडर के प्राइसेस आपके बढ़ाए जा रहे हैं या कुछ भी। अगर आप देखें तो उस पर सब्सिडी भी मिलते थे 2014 से पहले, क्या सब्सिडीज मिलते थे? नहीं मिलते थे। जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई साहब बढ़ती रहेगी हर साल, ये इसे आप रुक नहीं सकते। 1971 में अगर 1 रुपये लीटर अगर आपको दूध मिलता था, आज के टाइम पर 70 रुपये लीटर है। क्या कोई भी रोक पाया? नहीं रोक पाया। ये सच्चाई है, महंगाई थम नहीं सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिव महापुराण में एक प्रकरण आता है, तो महादेव का एक भक्त था भस्मासुर, वो इतना तप किया तो महादेव खुश होकर उसको वरदान दे दिए कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। और यही कांग्रेस पार्टी ने EVM मशीन ले आने का काम किया और आज उस EVM को प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में लग गया है। जहाँ पे चाहेंगे अपनी सरकार बना लेंगे और जहाँ पे चाहेंगे जिसकी सरकार को खत्म कर। तेलंगाना में क्या हुआ अभी? ये लोकतंत्र का देश है। प्रधानमंत्री जी को ये साफ पता है कि अगर हम सबको ऐसे भस्म कर देंगे तो ये जनता जनार्दन जो है वो विद्रोह कर देगी। आप पढ़ा लिखा हो के ऐसी बात बोल रहे हैं, EVM हैक हो सकता है? मैं पढ़ा लिखा हूँ तो तभी तो शिव महापुराण की ये प्रकरण बताया। और यही देश की सच्चाई है। और देश की जनता, आपको बताएं, 4,90,00,000 वोट कांग्रेस को 4 राज्यों में मिला है। और वहीं अगर बीजेपी का वोट दर देखा जाए तो 4,80,000 वोट पड़ा है। तो 10,000 अभी हम प्लस में हैं और देश की जनता ये विश्वास करती है। और आप देखिएगा 2024 में राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ना चाहिए। सुनिए, लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? क्योंकि EVM तो मोदी जी के हाथ में है, फिर चुनावी लड़ने का फायदा नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि 2024 में अगर ये चुनाव लड़ेंगे 350 पार बीजेपी। क्या कहेंगे? कह रहे 350 पार EVM गठबंधन। अरे भाई, बड़े भाई हमारे कांग्रेसी, क्या नाम है भैया आपका? बीजेपी 350 पार अगर EVM रहेगा। रुके, ये जो भैया है, भैया खुद कंफ्यूज है। अच्छे EVM तो कांग्रेस का सरकार। गुरुदेव इधर सुनिए, आप जो बोले कि EVM ला के भस्मासुर के तरह के, ये तो 2014 में जब सरकार का चुनाव हुआ, जब सांसद का जिसमें मोदी जी आए, तो यार मुख्य प्रधानमंत्री तो आपका मनमोहन सिंह थे, तो वो क्यों नहीं EVM को अपने कब्जा में ले लिए? हमारे समझ नहीं पाए, हमारी बातों को भाई ने समझ नहीं पाया। हमने सीधा कहा कि 2024 में 350 पार बीजेपी होगी अगर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वरदान प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। और इस वरदान को अगर कोई विष्णु भगवान आएंगे तभी इस वरदान को भंग किया जा सकता है, तो नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है। ये जब तक EVM है तो मोदी जी जिंदाबाद। तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी भैया सबसे बड़ी बात है कि 2024 में बीजेपी के वही वोट देंगे। अरे ये सब प्रोपेगेंडा जो फैला रहे थे, इससे कुछ नहीं होना है भैया। हम कह रहे हैं कि कर्नाटक में आपका सरकार आया, तेलंगाना में आपका सरकार आया, पिछले चुनाव में राजस्थान में आपका सरकार आया, छत्तीसगढ़ में सरकार, उस समय EVM हैक नहीं हुआ। बिहार में बीजेपी, ठीक है, गट बीजेपी और नीतीश को बहुमत मिला, खैर नीतीश दागाबाजी कर गए, आया तो था ना नंबर 1 पार्टी, तो वहाँ पे लालू निकले 80-85 सीट के साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता चले गए, अगर मेरा सजेशन लेकर जाते तो उनकी कुछ भलाई हो जाती, लेकिन बेचारे चले गए, सजेशन भी लेना पसंद नहीं किया। मैं कहता हूं असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन सुधारने की बात मैं कर रहा था, लेकिन नहीं सुने, वो चले गए। तो केवल 2 चीज, अगर अभी भी कांग्रेस पार्टी के पास वक्त है, आपके चैनल के माध्यम से अगर उनके पास तक ये कान में ये अगर आवाज पहुंच सके, तो मैं बता देना चाहता हूँ, 2 मुद्दे तुम छोड़ दो, अपनी काम पे ध्यान दे दो। एक तो सनातन का विरोध करना बंद कर दो, और दूसरी ये EVM का जो रोने लगते हो चुनाव के रिजल्ट के बाद, ये रोना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और ऐसे ही तुम भाग कर जाओगे, ना तुमसे कोई पूछेगा, ना तुम्हारी बात कोई सुनने वाला है। अब कैसे सनातन विरोधी है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जो खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, कुछ टाइम पहले इसी चुनावी टाइम में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था
दोबारा अगर ये 2024 में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो समझ लेना इस देश में आरएसएस और सनातन की सरकार बनेगी। इसका मतलब तुम सनातन विरोधी हो। दूसरी बात, एक जनसभा में वो बैठे हुए थे तो हमारे यहाँ की एक प्रथा है जो तिलक किया जाता है। जब तिलक किया गया तो टिश्यू पेपर मंगवा कर वो पोंछ देते हैं। तो ये है इनकी सनातन विरोधियों ने। और इसका ये परसों आया था रिजल्ट। परसों आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस पार्टी के ही लीडर है, उन्होंने ये भी बोल दिया कांग्रेस पार्टी को सनातन विरोधी ले डूबा। हाँ, तो ये सनातन विरोधी अगर नहीं हो, सनातन विरोधी जब तक रहेंगे ये देश सुनने वाला नहीं है। अब देश जाग चुका है। पहले का वक्त होता था, रेडियो में 9:15 का समाचार आता था, उसमें कहता ये आकाशवाणी है, अब हरी संधू से समाचार सुनिए। वह वक्त खत्म हो गया। अब मोबाइल की दुनिया है हर किसी के हाथ में, और ये मध्य प्रदेश में तुम बोलोगे, दिल्ली में आकर सब खबर पहुंच जाती है।